बुलेटिन में खुशामदीद। तोशाखाना स्कैंडल में तहलका खेज मोड़। आगाज करेंगे इसी अहम खबर से। दुबई के घड़ी डीलर ने पीटीआई रहनुमाओं के बयानात को झूठ करार दे दिया, आईना दिखा दिया। कहा ना हमने घड़ी खरीदी ना किसी को बेची। घड़ी की तस्वीर सिर्फ इंस्टाग्राम पोस्ट की हद तक थी। पाकिस्तान की सियासी जमात ने प्रोपेगेंडे के लिए हमारा नाम गलत इस्तेमाल किया तो कानून अपना रास्ता लेगा। क्राफ्ट काबा एडिशन फरोख्त की न कभी इसके मालिक रहे। हमारा घड़ी या मालिक से कोई ताल्लुक नहीं। आपको बताएं इसी बारे में, इसी अहम खबर के बारे में, क्योंकि यह है तोशाखाना स्कैंडल और इसमें आया है तहलका खेज मोड़। हम आपको बता रहे हैं कि दुबई के घड़ी डीलर ने पीटीआई रहनुमाओं के बयानात को झूठ करार दे दिया, आईना दिखा दिया। कहा ना हमने घड़ी खरीदी ना किसी को बेची। घड़ी की तस्वीर सिर्फ इंस्टाग्राम पोस्ट की हद तक थी। पाकिस्तान की सियासी जमात ने प्रोपेगेंडे के लिए हमारा नाम गलत इस्तेमाल किया तो कानून अपना रास्ता लेगा। क्राफ्ट काबा एडिशन फरोख्त की ना ही कभी इसके मालिक रहे। हमारा घड़ी या फिर इसके मालिक से कोई ताल्लुक नहीं, ऐसा उन्होंने वाजे किया है। We as Stylight Watches did not sell the watch. We did not sell the Mecca Graph limited edition 1-of-1 watch. What we did do is we got it for promotion and marketing reasons. Please keep us out of all this what's happening now regarding the watch. We have nothing to do with it. We didn't sell it. Not for $250,000, not for nothing. We didn't sell it. नैब में इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की तहकीकात में नई पेशरफ सामने आ गई है। फराह गोगी और शहजाद अकबर समेत सब किरदारों को शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया गया है। घड़ी खरीदने के दावेदार उमर फारूक का भी बयान कलमबंद किया जाएगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के साबिक सरबरा आदिल गिलानी कहते हैं इमरान खान ने तोशाखाना कवायद की संगीन खिलाफ वर्जी की है। सुहेल रशीद की रिपोर्ट में देखिए। तोशाखाना से तहाइफ हासिल करके बेचने पर इमरान खान के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिस की नैब तहकीकात। कीमती घड़ी की फरोख्त का मामला बुनियादी अहमियत अख्तियार कर चुका। घड़ी की असल कीमत क्या थी, खजाने में कितने पैसे जमा कराए गए, फरोख्त कब और कहां हुई और इससे हासिल रकम आखिर गई कहां, नैब अब सब पता चलाएगा। ज़राए के मुताबिक तोशाखाना के तहत बिलखसूस घड़ी की फरोख्त के मामले पर सामने आने वाले नए हक़ाइक़ की भी तमाम पहलुओं से छानबीन की जाएगी। इस सिलसिले में घड़ी खरीदने का दावा करने वाले उमर फारूक का बाज़ाब्ता बयान कलम बंद करके उसका मौक़िफ़ केस का हिस्सा बनाया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर बराए एहतिसाब शहजाद अकबर और फराह गोगी से भी तफ्तीश होगी। नैब ज़राए का कहना है घड़ी की मार्केट वैल्यू और खजाने में जमा कराई गई रकम का भी मवाजना होगा। इमरान खान किन किन मामलात पर करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब हुए, इसका तयन करना भी जरूरी। इसके अलावा ये भी देखा जाएगा कि घड़ी अगर वाकई बैरून मुल्क फरोख्त हुई तो क्या इसे कानूनी तकाजे पूरे करके मुल्क से बाहर ले जाया गया और इससे हासिल रकम किन ज़राए से पाकिस्तान आई, कहीं मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं की गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के साबिक सरबराह तो कहते हैं इमरान खान ने तोशाखाना से घड़ी हासिल करने में कवायद की धज्जियां उड़ाई। 4 महीने के अंदर ही ये रिटेन कर सकते हैं अगर किसी को रिटेन करना है और 50% देके। अब इन्होंने जो ये लिया है, जो रसीदें दी हैं कि ये 22 जनवरी को इन्होंने ये पैसे जमा कराए हैं, जबकि 19 जनवरी 2019 को 4 महीने हो जाते हैं तो वो इलीगल हो जाते हैं। कौमी एहतिसाब ब्यूरो सारे मामलात की मुकम्मल खोज लगाकर इमरान खान को भी सफाई का मौका देगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने दो टोक कहा है कि हकीकी आज़ादी का शोर वो चोर मचा रहा है जिसने हरम शरीफ के अक्स की घड़ी कौड़ियों में बेच दी। हमारी घड़ी वक्त बताती है लेकिन इमरान खान की घड़ी ने उसकी औकात बता दी। इमरान खान को कोई गोली नहीं लगी बल्कि गम लगा हुआ है क्योंकि लॉन्ग मार्च वर्क फ्रॉम होम में बदल गया है। वज़ीर इत्तलात ने वाज़े किया कि अहम तकर्री वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तेहक़ाक़ है। हकीकी आजादी का शोर वो चोर मचा रहा था जिसने हरम शरीफ की अक्स था उसकी घड़ी कौड़ियों के दाम बेची। हमारी घड़ी तो हमें वक्त बताती है, इमरान खान की घड़ी ने इमरान खान की औकात बताई है। आपने उमर फारूक को घड़ी बेची, शहजाद अकबर साहब और फराह गोगी साहिबा वो घड़ी लेकर गए, कह रहे थे नैब मेरे पास नहीं। आपके पास नैब नहीं था, आपके पास नैब की वीडियो थी। मुझे ये यकीन हो गया है कि इमरान खान साहब को कोई गोली नहीं लगी, इमरान खान साहब को सिर्फ गम लगा गया तो उनका लॉन्ग मार्च वर्क फ्रॉम होम में तब्दील हो। कह रहे थे
کہ پنجاب میں میری حکومت ہے لیکن میں FIR نہیں کٹا سکتا. دوسری طرف کہتے ہیں کہ اگر اختیار نہ ہو تو میں حکومت نہیں لوں گا. تو توڑے اسمبلی پنجاب کی, ختم کرے اپنی حکومت وہاں. یہ قانون کے مطابق وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کا اس وقت استحقاق ہے اور انہوں نے ہی آئینی فریضہ انجام دیتے ہوئے یہ تقرری کرنی ہے. ملک میں اہم ادارے کے سربراہ کی تعیناتی سے پہلے بڑی بیٹھکیں. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار اتحادی قائدین سے ملاقات کے بعد ایوان صدر جا پہنچے. صدر مملکت کو نواز شریف کا خصوصی پیغام دیا. صدر عارف الوی نے بھی مکمل تعاون کا گرین سگنل دے دیا. وزیر اعظم ہاؤس میں شہباز شریف سے سربراہ PDM مولانا فضل الرحمان کی بھی ملاقات ہوئی ہے. عثمان خان ساری کی ساری ملاقاتوں پر اپڈیٹ کریں گے اس رپورٹ میں. وزیر خزانہ اسحاق ڈار اہم ملکی معاملات میں متحرک. صدر مملکت سے ملاقات کے لیے ایوان صدر پہنچ گئے. عارف الوی کے ساتھ ملاقات میں ملک کے اہم ادارے کے سربراہ کی تقرری سمیت دیگر امور پر مشاورت کی. ذرائع کے مطابق صدر نے کسی بھی سمری کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے کی یقین دہانی کروا دی. کہا ان کے پاس جو بھی سمری آئی اس پر قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے. اسحاق ڈار نے ملک میں سیاسی کشیدگی کے خاتمے کے لیے نواز شریف کا پیغام پہنچایا. ساتھ ہی ملکی معاشی صورتحال پر بھی صدر مملکت کو اعتماد میں لیا. ایوان وزیر اعظم میں بھی بڑی بیٹھک لگی. شہباز شریف سے ملاقات کے لیے سربراہ PDM مولانا فضل الرحمان پہنچے. وزیر اعظم کی عیادت اور جلد صحت یابی کے لیے دعا کی. ملاقات میں اہم تقرری اور PTI مارچ سمیت قومی اور سیاسی امور پر صلاح مشورہ کیا گیا. وزیر خزانہ گزشتہ روز بھی سرگرم رہے. اہم حکومتی اتحادیوں آصف زرداری، بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان سے ملے. نواز شریف کا پیغام پہنچایا. اتحادی قائدین نے حکومت پر مکمل اعتماد اور تعاون کا یقین دلایا. واضح کیا کہ اہم تقرری کے معاملے پر وزیر اعظم کے فیصلے کا آئین کے مطابق پورا احترام کیا جائے گا. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر فواد چودھری کہتے ہیں آرمی چیف کی تقرری پر صدر مملکت عارف الوی اپنی آئینی ذمہ داری ادا کریں گے. PTI رہنما اور سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے ٹویٹ کیا کہ صدر مملکت جو بھی قدم اٹھائیں گے انہیں عمران خان کی مکمل حمایت حاصل ہوگی. ان کا کہنا تھا کہ آرمی چیف کی تقرری کے معاملے پر صدر مملکت عارف الوی اپنی آئینی ذمہ داری ادا کریں گے. سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا آرمی چیف کی تعیناتی وزیر اعظم ہی کریں گے. یہ معاملہ کسی صورت بھی سیاسی نہیں ہونا چاہیے. آصف علی زرداری نے اپنے بیان میں واضح کیا کہ وہ پاک فوج میں ترقیوں کے نظام پر یقین رکھتے ہیں. تمام 3 اسٹار جنرلز برابر ہیں اور فوج کی سربراہی کے مکمل اہل ہیں. آصف علی زرداری کا کہنا تھا آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ سیاسی ہونا ادارے کو نقصان پہنچائے گا. نیب کو میں نہیں کچھ طاقتور ادارے کنٹرول کرتے رہے. صدر مملکت عارف الوی کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے. یہ کہنا ہے چیئرمین PTI عمران خان کا. لاہور میں سینئر صحافیوں سے ملاقات میں عمران خان نے کہا کہ مکمل اختیارات ملیں گے تو وزیر اعظم بنوں گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اختیارات کسی کے پاس ہوں اور ذمہ داری کسی اور کے پاس. عمران خان نے یہ بھی کہا کہ کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. میرے معالجین کل معائنہ کر کے اپنی رائے سے آگاہ کریں گے. راولپنڈی سے لانگ مارچ کی قیادت خود کروں گا. توشہ خانہ کیس میں انہوں نے مجھے خود عدالت میں جانے کا موقع دیا ہے. سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ وزیر آباد واقعے کے مرکزی ملزم کو 14 دن بعد عدالت میں پیش کیا گیا. خدشہ ہے کہ شواہد ضائع نہ ہو جائیں. سینئر سیاستدان چودھری شجاعت حسین نے آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے پر دلچسپ تبصرہ کیا ہے. مسلم لیگ قاف کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین نے اپنے بیان میں کہا کہ آرمی چیف کی تعیناتی پر بڑے سیاستدان آرمی چیف کی حمایت یا مخالفت میں بیانات دے رہے ہیں. انہیں یہ قول یاد رکھنا چاہیے سچ تو یہ ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجھے. ایسا لگتا ہے کہ اپنی پسند کا آرمی چیف مقرر ہونے کے بعد سیاستدانوں نے 12 بور بندوق کی مہارت حاصل کرنی ہے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ سابق حکومت کے خلاف کوئی امریکی سازش نہیں ہوئی تھی. عمران خان کے نئے یو ٹرن کا خیر مقدم کرتے ہیں. بلاول بھٹو نے کہا ہمارا فوکس پاکستان کے مفاد کو آگے رکھنا ہے. پاکستان کے ساتھ برابری کی بنیاد پر تعلقات چاہتا ہے. یو ٹرن ہے اس کو ہم ہیں. جیسے خان صاحب نے پہلے بھی کہا ہے کہ کچھ یو ٹرنز اچھے ہوتے ہیں تو یہ یو ٹرن بھی اچھا ہے. نہ کل کوئی
امریکی سازش تھا نہ آج کوئی امریکی سازش ہے، اور بہت ہی اچھی بات ہے کہ خان صاحب اس بات سے بھی مکر چکا ہے۔ ماضی میں پاکستان کو ایف پیک کا نظر سے یا پتہ نہیں کون سے ایکرونیمز کے نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ تقریباً 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوتا، دہشت گردی دہشت گردی دہشت گردی، ڈو مور دہشت گردی دہشت گردی۔ فار دا فرسٹ ٹائم جو ہم سمجھتے ہیں ہمارا سب سے بڑا کامیابی ہے، باقاعدہ اعلان ہو چکا ہے کہ ہمارا جو تعلقات ہے وہ ڈی ہائفنیٹ ہو چکا۔ پاکستان کا اور امریکہ کے درمیان یا ہر کسی کے ساتھ جو ہمارا انٹریکشن رہے گا، ہمارا پرائیورٹی ٹریڈ اوور ایڈ ہوگا۔ پچھلے 1 سال میں جو پاکستان کا اور پاکستان کی ریاست کا پالیسی رہا ہے دہشت گردی کے حوالے سے، اس کو بھی شاہد ان کیمرہ ہمیں ریویو کرنا چاہیے۔ اس لیے وی کانٹ افورڈ a return to the dangerous days of terrorism۔ احتجاج سب کا حق ہے، مگر شہریوں کے حقوق متاثر نہیں ہونے چاہیے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے واضح کر دیا۔ پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے عدالت نے قرار دیا کہ پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں احتجاج کرنا ہے تو انتظامیہ کو نئی درخواست دینا ہوگی۔ انتظامیہ کو یقینی بنانا ہوگا کہ سڑکوں کی بندش اور عام شہریوں کے حقوق کی خلاف ورزی نہ ہو۔ سہیل رشید کی رپورٹ۔ شہر اقتدار میں احتجاج کی اجازت کے لیے پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ عدالت نے انتظامیہ کے دفتر کا راستہ دکھا دیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے، یہ فیصلہ ایڈمنسٹریشن نے کرنا ہے، عدالت کوئی مقام تجویز نہیں کر سکتی، یہ انتظامیہ کا کام ہے، وہ بتائے کہ ڈی چوک میں اجازت دینی ہے یا F9 پارک میں۔ عدالت ڈپٹی کمشنر کا کردار ادا نہیں کر سکتی۔ عدالت نے قرار دیا کہ پی ٹی آئی کی احتجاج کی اجازت کے لیے پہلی درخواست غیر مؤثر ہو چکی ہے، انتظامیہ کو نئی درخواست دے سکتے ہیں۔ انتظامیہ اگر اجازت دے تو یقینی بنائے کہ شاہراہیں بند نہیں ہوں گی اور عام لوگوں کے حقوق متاثر نہیں ہوں گے۔ پی ٹی آئی کے معاون وکیل نے کہا وہ آج ہی درخواست دائر کر دیں گے۔ عمران خان پر جلسے کے دوران حملے کے خدشے کی انٹیلیجنس رپورٹ عدالت میں پیش کر دی گئی۔ چیف جسٹس نے کہا حکومت اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو بھی مد نظر رکھے۔ پی ٹی آئی اور تاجروں کی یکجا درخواستوں پر سماعت 22 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ پی ٹی آئی نے مارچ اسلام آباد کی حدود سے گزرنے کی تاحال اجازت نہیں لی۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہوئی تو قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ ڈی سی اسلام آباد کا کہنا ہے دارالحکومت میں دفعہ 144 نافذ ہے اور ریلی اور جلوس نکالنے پر پابندی ہے، کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر پی ٹی آئی قیادت کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ پی ٹی آئی مارچ راولپنڈی پہنچنے کے لیے روات سے گزرے گا اور اس کے علاوہ ٹی چوک روات کا علاقہ اسلام آباد کے تھانہ سہالہ کی حدود میں آتا ہے۔ ریڈ زون کیا ہوتا ہے؟ ہر کسی کے نزدیک اس کی اپنی تعریفیں ہوں گی، آج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس میں کوئی کسی قسم کا لال نشان نہیں ہوتا، یوں سمجھیے بس جہاں اہم سرکاری عمارات یا دفاتر ہوں گے وہی علاقہ حرف عام میں ریڈ زون کہلائے گا، جس کے لیے کوئی لکھت پڑھت نہیں ہوتی۔ اسلام آباد میں جب پہلے تحریک انصاف نے 2014 میں دھرنا دیا تھا تو ریڈ زون کا علاقہ تقریباً 11.5 کلومیٹر پر مشتمل تھا، جس میں ایوان صدر، وزیر اعظم ہاؤس، پارلیمان، سپریم کورٹ سے لے کر سرکاری چینل سمیت دیگر اہم اداروں کی تنصیبات اور رہائشی کالونیز شامل تھیں، لیکن اب مزید اہم تنصیبات کو ریڈ زون میں شامل کر لیا گیا ہے۔ تقریباً دگنے سے زیادہ علاقہ اب ریڈ زون کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ وزارت داخلہ کے مطابق 26.5 کلومیٹر علاقے میں اب F7، E7، G6، G7 کے سیکٹرز بھی شامل کر دیے گئے ہیں، یعنی کہ کنونشن سینٹر سے 0 پوائنٹ تک سب کچھ ریڈ زون میں آتا ہے۔ فیصل مسجد، بلو ایریا اور مین مرگلا روڈ کے علاقے بھی اب سرکاری کھاتوں میں اہم ترین علاقے ہیں۔ اسلام آباد پولیس کا دفتر بھی نئی حدود میں اب ریڈ زون کے علاقے میں شامل ہے۔ کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی الیکشن 60 دن میں کرانے کا حکم۔ سندھ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو 15 دن میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے ایم کیو ایم کی الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں عرفان الحق۔
सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन में ताखीर के खिलाफ दायर जमात इस्लामी और पीटीआई की दरख्वास्तों पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को 3 दिसंबर तक कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन की तारीख देने का हुक्म दिया है और कहा है कि इलेक्शन की तारीख 60 दिन के अंदर अंदर होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार इदारा है, इंतखाब की तारीख डिक्टेट नहीं करना चाहते। अदालत ने लिखा कि सिंध हुकूमत बल्दियाती इदारों के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। सैलाब और सिक्योरिटी की अदम फराहमी के बायस 4 माह से इलेक्शन ज़ेरे इल्तिवा हैं। इतने अरसे में हुकूमत को इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए था। सिक्योरिटी की अदम फराहमी की बुनियाद पर इलेक्शन गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी नहीं हो सकते। अब हतमी ऐलान होना चाहिए और फरार के सारे रास्ते बंद करने चाहिए। ये फिर कोई बहाना बनाएंगे, फिर कोई तमाशा लगाएंगे। सिंध में बारिश के बाद सैलाब और उसके बाद पुलिस की नफरी की कमी को जवाज बनाकर दूसरे मरहले के बल्दियाती इलेक्शन 3 बार मुलतवी किए जा चुके हैं। अदालत ने बल्दियाती कवानीन में तरमीम तक इलेक्शन रोकने की एमकेएम की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालती फैसले में कहा गया है कि एमकेएम के मौक़िफ़ में इतनी जान नहीं कि इस बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। हम बल्दियाती इलेक्शन से भाग नहीं रहे। एमक्यूएम पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर वसीम अख्तर कहते हैं पहले सही हल्का बंदियां हों, वोटर लिस्ट की खामियां दूर हों, मर्दमशुमारी हो ताकि एक मजबूत मेयर आए। अपनी अवाम को ये बताना चाहते हैं कि हम इलेक्शन से भाग नहीं रहे, मगर ये मसाइल तो हल हों, सही हल्का बंदियां तो हों, वोटर लिस्ट की खामियां दूर हों, सेंसस हो, ताकि एक मजबूत मेयर आए, चाहे वो किसी जमात का आए। हाई कोर्ट को अगर फैसला देना था तो कम से कम ये फैसला भी उसमें ऐड कर देते कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सिंध गवर्नमेंट को पाबंद किया है, फेडरल गवर्नमेंट को पाबंद किया है कि बल्दियाती निज़ाम आर्टिकल 140A के तहत होना चाहिए, जो ऑर्डर गुलजार साहब ने दिए हैं उसको इम्प्लीमेंट कब करोगे? हाई कोर्ट को तो उसको इम्प्लीमेंट कराना चाहिए, कंटेम्प्ट लगाना चाहिए था, ये फैसला देना चाहिए था हाई कोर्ट को। तो कोई बात नहीं, हाई कोर्ट का जो फैसला है कि 15 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करे, बिस्मिल्लाह। कोर्ट्स में गए थे फॉर डिलिमिटेशन, कोर्ट ने डायरेक्शन दी है फरोग नसीम साहब को कि आप सिंध गवर्नमेंट को रुजू करें, इलेक्शन कमीशन को रुजू करें। हमने सिंध गवर्नमेंट को रुजू कर लिया है। अगर फिर भी कुछ नहीं होता तो फिर हमारे पास ऑप्शंस और भी हैं। बलूचिस्तान के इलाके हुशाब में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए, असलहा और गोला बारूद बरामद। इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने चीन और आज़रबाईजान से 1,60,000 मैट्रिक टन यूरिया दरामद करने की मंजूरी दे दी। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन को ज़खायर यकीनी बनाने के मजीद इक़दामात की हिदायत। सेवन में अंधोनाक हादसा, क़यामत सुग़रा, 20 अफराद जान बहक, खैरपुर में तदफीन कर दी गई है। हादसा कैसे हुआ, NHA की गफलत पर फिर सवाल उठा। हादसा मंछर झील में लगे कट के सबब पेश आया। इंतजामिया ने कीमती जाने जाने के बाद भी न सड़क बंद की, न रुकावट लगाई, बल्कि सिर्फ साइन बोर्ड्स लगा दिए गए। सेवन में पेश आने वाला अलमनाक हादसा कई कीमती जाने ले गया है। हंसते खेलते बच्चे मौत की आगोश में चले गए। किसी का भाई गया, किसी का बेटा, किसी की बीवी, तो कोई अपने माँ बाप से महरूम हो गया। हादसे में जाँ बहक होने वालों की मैयतें खैरपुर पहुंची तो हर आंख सोगवार थी। 4 जानिब क़यामत सुग़रा का मंजर था। नमाज जनाजा में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जाँ बहक अफराद की तदफीन उनके आबाई इलाके में कर दी गई है। हादसे में कई लोग जख्मी भी हुए, जिनमें से बास की हालत तशवीशनाक बताई जाती है।
हादसे के जख्मियों में इरफान भी शामिल है, जिसकी शादी को बस 1 हफ्ता ही गुजरा था। खौफनाक हादसे ने उसकी नई नवेली दुल्हन सना को भी छीन लिया। 2 बहनें और 1 भाई भी हादसे में जाबहक हो गए। 7 वैन हादसे में ड्राइवर शाहनवाज तो बच गया, लेकिन ये हादसा उसके लिए किसी क़यामत से कम नहीं। अलमनाक हादसे में उसकी बीवी, 2 बेटियां और 1 बेटा जान से गए। वो मुसाफिरों के साथ अहल खाना को खैरपुर से 7 ले जा रहा था। ड्राइवर के मुताबिक हादसा मंचर झील में लगे कट के सबब पेश आया, जिसकी निशानदही के लिए कोई निशान या साइन बोर्ड तक नहीं लगाया गया था। मुझे 7 बेटियां थी, 1 बेटा था जो फौत हो गया, 1 ही था वो फौत हो गया। वही आंखों का नूर था, अभी हुआ था 7 साल का। ना कोई बोर्ड लगा हुआ है, ना कोई पत्थर वगैरह ये जो रखते हैं मोटरवे वाले, वो भी नहीं रखा हुआ है। बस एक बजरी का खोड़ था, वो भी साइड पे। मैंने समझा ये खोड़ ही है। जैसे मैं खोड़ से इस तरफ टर्न मारा है तो सीधा मैं खाई में जाके गिरा हूँ। कट के नीचे पानी था 50-60 फुट के, तकरीबन 50-60 फुट पे। इतना सोचने का टाइम भी नहीं मिला है। बस ऐसे हमने जैसे गाड़ी खाई में चली गई। 7 हादसे में 20 कीमती जानें चली गई। जिम्मेदार कौन है? अलमनाक हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं लियाकत अली। सहवन जाते हुए फिर अफसोसनाक हादसा, ऐसा क्यों हुआ? 20 कीमती जानें क्यों चली गईं? इंडस हाईवे कट किसने बनाया था, क्यों बनाया था? और फिर सैलाब के बाद वहां अलर्ट साइन बोर्ड क्यों ना लगाया गया? कौन है जिम्मेदार? क्या हमेशा की तरह ये 20 जानें भी सवालिया निशान बनकर रह जाएंगी? गुज़िश्ता रात 7 जाने वाली वैन टोल प्लाजा के करीब इंडस हाईवे पर कट के गहरे पानी में जा गिरी थी। औरतों और बच्चों समेत कई अफराद जाँ बहक हो गए थे। रोड पर न कोई अलर्ट साइन बोर्ड था और न ही डायवर्जन मौजूद था। ये खैरपुर से गाड़ी ज़ायरीन से भरी हुई थी, उनको पता नहीं था। तो NHA की ये बिल्कुल ना लिए, और मोटरवे पुलिस तो बाकी टैक्स तो ले रहे हैं और भारी जो है ना इनसे जुर्माना तो करते हैं, लेकिन ये जो है गफलत मोटरवे पुलिस को और NHA दोनों को इस इल्ज़ाम से बरी नहीं हो सकते। मकामी अफराद ने भी सड़क की खत्ता हाली और NHA इंतजामिया की गफलत की निशानदही की। इतना बड़ा खौफनाक हादसा हुआ, NHA का कोई भी हमें नजर नहीं आया। नहीं, मोटरवे पुलिस 1 घंटे तक नहीं पहुंची रेस्क्यू करने के लिए। वफाकी वज़ीर मवातलात असद महमूद ने हादसे का नोटिस लिया। 2 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील दी। टीम ने जगह का मुआयना भी किया। हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की पूरी कोशिश यही होती है कि इस तरह के वाक़यात पेश ना आए। कोई भी नहीं चाहता होगा, और और उनके मुख्तलिफ फ़राइज़ होते हैं। इसमें ट्रैफिक का फ्री फ्लो रखना वो भी हमारी ज़िम्मेदारी होती है। लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ वो भी बुनियादी ज़िम्मेदारी होती है। और हमारा हर एहलकार कभी भी ये नहीं चाहेगा कि वो अपने लिए या अपने डिपार्टमेंट के लिए या लोगों के लिए किसी परेशानी का या उनके लिए किसी हादसे का सबब ना बने। हम अभी इंक्वायरी करने आए हैं, यहाँ पे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मगर घंटों बाद भी इंतजामिया ने कट के करीब रुकावट नहीं लगाई, बल्कि छोटे छोटे साइन बोर्ड लगाकर जान छुड़ा ली और बड़े बड़े सवाल अपनी जगह ही रहे। लियाकत अली, समा, सहवन। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में तेज रफ्तार डंपर ने एक और कीमती जान ले ली। हौलनाक हादसे में स्कूल जाने वाला बच्चा जाँ बहक हुआ और उसके 2 भाई जख्मी हो गए। साथ साबरी रिपोर्ट कर रहे हैं। ये है 15 साला अजहर, जो आज सुबह सुरजानी में अपने घर से बाइक पर स्कूल जाने के लिए निकला था। 2 छोटे भाई 12 साला उमर और 10 साला उस्मान भी साथ ही मौजूद थे, मगर बाबा मोड़ पर एक दनदनाते डंपर ने उनकी मोटरसाइकिल को रोंद डाला। जिस अजहर को अपने भाइयों को स्कूल पहुंचाना था, उसकी लाश अस्पताल के सर्द खाने में पहुंचाई गई। 15 साला बेटे की लाश देखने वाले मोहम्मद असगर का बुरा हाल है,
मगर चचा का कहना है कि अजहर मौके पर ही दम तोड़ गया था। 15 साल का इनका बड़ा बेटा था, इनका समझ ले उसका सहारा था भाई। अब डंपर वाले ने चढ़ा दिया डंपर पूरा बच्चे पे। बच्चे वहीं पे, पहला बच्चा तो वहीं उनका फौत हो गया था। वो कह रहे थे कि ना सांस है ना कुछ है, यहीं पर। और फिर हम लोग वो कह रहा मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, बाकी 2 बच्चे बहुत सदीक जख्मी थे वो भी। शहरियों का कहना है कि शहर में हैवी ट्रैफिक की नकलो हरकत को ज़ाब्ते में लाए बगैर हादसात में कमी नहीं लाई जा सकती। कुछ कानून होना चाहिए, कुछ शेड्यूल होने चाहिए। मैं 50 केसेस देख चुका हूँ डंपर से। मेरे कारीगर के भी एक्सीडेंट हुआ 4 साल पहले। मुतवफ़ी अजहर 10वीं क्लास का तालिबे इल्म था, जबकि जख्मी होने वाले दोनों भाइयों की उम्रें 12 और 10 साल हैं। हादसा किसकी गलती से हुआ ये तायुन तो नहीं हुआ, लेकिन पहली गलती उन बड़ों की है जिन्होंने 15 साल बच्चे को मोटरसाइकिल देकर छोटे भाइयों के साथ स्कूल भेजा था। कैमरामैन कामरान उद्दीन और इमरान खान के साथ साद साबरी, समा, कराची। कराची से ही आपको खबर दें, लांडी में 7 साला बच्ची को अगवा के बाद ज्यादती करके कत्ल कर दिया गया। लवाहिकीन बच्ची की लाश के हमरा दाऊद चौरंगी पर धरना देकर बैठे हैं। बच्ची के वालिद का कहना है पुलिस ने उनकी बच्ची की तलाश में कोई मदद नहीं की। 3 मरतबा थाने गया, उनके पास पर्चा काटने के लिए बंदे नहीं थे। ये मुजरिम क्या पकड़ेंगे। 3 दिन हमारी बेटी अगवा थी, नहीं थी, कोई सफाई हमारे पास नहीं है। अभी SSP और DSP और ये सब किस लिए आ रहे हैं? उस टाइम कोई सफाई भी नहीं आया। 3 दफा मैं गया हूँ, इसके पास FIR के बंदे नहीं है। ये मुजरिम क्या पकड़ेगा? हमारे किसी पे शक नहीं है, जिसने मारा है उसको गिरफ्तार किया जाए। इंतहाई अफसोसनाक खबर है, हम आपको दे देते हैं। मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती रफ़ी उस्मानी इंतकाल कर गए। बहुत अफसोसनाक खबर आई है, इसी के बारे में आपको बता रहे हैं। मुमताज़ आलिम दीन से मुताल्लिक़ है ये। मुमताज़ आलिम दीन रफ़ी उस्मानी इंतकाल कर गए। मुफ्ती साहब, मुफ्ती आलिम दीन का इंतकाल, रफ़ी उस्मानी साहब का इंतकाल, इंतहाई अफसोसनाक खबर। इसी बारे में कोशिश करेंगे बात भी कर सकें, उनकी शख्सियत के बारे में भी जान सकें। मुफ्ती ज़ुबैर साहब हमको ज्वाइन कर रहे हैं। मुफ्ती ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया, आप इन लम्हात में हमारे साथ हैं, हमें वक्त दे रहे हैं। फरमाइए, ये कितना बड़ा नुकसान है, उनकी शख्सियत के बारे में हमें बताइए, हमारे देखने वालों को बताइए। देखें, ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है और इस खबर ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के मजहबी तबकात पर नहीं बल्कि आलम अरबो अजम और पूरे आलम इस्लाम और पूरी उम्मत मुस्लिमा पर सख्ता तारी कर दिया है। हमारे हर दिल अजीज उस्ताद थे, दारुल कराची के सदर थे, पाकिस्तान के ये मुफ्ती आजम थे। आज इनका इंतकाल पुरमलाल नाकाबिल तलाफी नुकसान है। और हजरत के बारे में ये भी बता दूं कि ये रियासत पाकिस्तान का भी नाकाबिल तलाफी नुकसान है। ये तहरीक पाकिस्तान के भी रुकन रहे। इनके वालिद माजिद मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह कायद आजम के साथियों में से थे। रियासत पाकिस्तान की ये इंतहाई मजबूत, इंतहाई तवाना और हामी आवाज थी और ये पाकिस्तान का मुकदमा पूरी दुनिया के अंदर लड़ा करते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको बहुत बड़े मकाम में बुलंद से नवाजा था। लाखों इनके शागिर्द हैं। दारुल कराची के ये पुश्तीबान, रूहे रवा और दारुल कराची की तामीर, दारुल कराची को आगे बढ़ाने वाली शख्सियत, हजारों फतावा, सैकड़ों तसानीफ आज इनके अजीम सदकात जारिया है। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब के ये बड़े भाई हैं और उनके मुरब्बी भी रहे। इस एतबार से ये दीनी, कानूनी, इस्लामियान पाकिस्तान का, रियासत पाकिस्तान का आला दर्जे का मजहबी नुकसान है। इतना बड़ा नुकसान है कि इसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। और कुछ उनकी जो खिदमात आपने हमें गिनवाई हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दीजिए। आपने ख़ास तौर पर जिक्र किया कि ये पाकिस्तान के क़याम से लेके अब तक के हालात को देखते भी रहे, थोड़ा सा इस बारे में भी बता दीजिए। पाकिस्तान की तामीर, पाकिस्तान की तहरीक के सिलसिले में ये अपने खुतबात में, अपनी तकारीर में अपने बचपन के सारे वाक़यात तलबा को, मजहबी तबकात को, जलसों को ये बताया करते थे, बयान किया करते थे कि मैंने अपने वालिद माजिद को किस तरीके से देखा। फिर हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले के तमाम खुलाफा उनकी तकारीर को बयान किया करते थे। कायद आज़म की तमाम जिद्दोजहद को बयान किया करते थे। टूट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। ये आज भी जलसों के अंदर अपने बचपन के उन नारों को बयान किया करते थे।
دیوبند کی گلیوں کے اندر یہ باقاعدہ بچوں کے جلوس کی قیادت کیا کرتے تھے جو پاکستان کے حق میں نعرہ لگایا کرتے تھے. تو اس اعتبار سے یہ ہمیشہ افواج پاکستان کے لیے، ریاست پاکستان کے لیے نہ صرف یہ کہ دعا گو رہے بلکہ عرب و عجم کے اندر بھی پاکستان کا جب کبھی تذکرہ آتا تو خوب مقدمہ لڑتے تھے. یہ پاکستان کو اپنا گھر سمجھتے تھے، اپنے والدین کا گھر سمجھتے تھے اور پاکستان کو اپنے گھر کی طرح سجانا سنوارنا چاہتے تھے. بالکل بہت بڑا نقصان ہے. مفتی صاحب نماز جنازہ کے حوالے سے کوئی اعلان ہوا ہے اب تک؟ اس کا فیصلہ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صدر دارالعلوم کراچی کریں گے، لیکن چونکہ حضرت کے انتقال ابھی آدھا گھنٹہ پہلے ہوا ہے ابھی تک جنازے کی نماز کا اعلان کا وقت نہیں طے کیا گیا. ٹھیک ہے مفتی زبیر، آپ کا بہت شکریہ. ممتاز عالم دین مفتی رفیع عثمانی انتقال کر گئے ہیں. انتہائی افسوسناک خبر سے اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں.